Welcome again. And in this session, I'm going to discuss about the strategy for environment and ecology. Okay? इस सेशन में मैं आपको पर्यावरण और इकोलॉजी पे चर्चा करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एंड स्पेशली फॉर प्री एग्जामिनेशन. प्रारंभिकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आते हैं, और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है. ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसको तैयारी करने के शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में इससे कितने प्रश्न पूछे गए, और वही प्रश्नों के आधार पर हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो देखिए मेरे पास आंकड़ा है 2011 से 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. ठीक है, देखिए 2011 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 12 क्वेश्चन, 2013 में 13, 2014 में 17 क्वेश्चन, 2015 में 10 क्वेश्चन, उसके बाद 18 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ओके, देन 13, और उसके बाद 11 क्वेश्चन. ग्यारह, 12, 13, 17, 10, 18, 11, 13 and 11. This is the number of questions asked by UPSC in this section, environment and ecology section. Okay, now so significant number is there. ज्योग्राफी में कितना था आपको, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 14 वाज देयर. ठीक है, तो 7 ज्योग्राफी में थे मिनिमम और 14 मैक्सिमम था. ठीक है, उसी तरह आपको एनवायरमेंट में मिनिमम कितने हैं, तो 10 और मैक्सिमम 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन. मींस 17 और 32 आप देख सकते हैं. 17 क्वेश्चन मिनिमम, 32 क्वेश्चन मैक्सिमम. ज्योग्राफी, environment is very much related to geography. So this part is very, very, very important. आप सिर्फ क्वेश्चंस कितने आते हैं, अगर हम इस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बोथ आर रिलेटेड टू, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फर्क नहीं है बहुत ज्यादा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में. ओके, सो इफ वी प्रिपेयर दिस ऑनेस्टली, with dedication, with conceptual clarity, then definitely we will able to make good marks, because 32 number question is very significant, almost 1/3 questions. और 14-17 भी कम नहीं होते अगर देखा जाए तो.
17 भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि कंसेप्ट इज क्लियर विथ करंट अफेयर्स, यू विल डू 100%। 100% क्वेश्चंस आप यहां से कर सकते हैं। सो दिस सेक्शन ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपको देखिए 55 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं प्री में, आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव, अगर आपके 55 क्वेश्चन सही रहते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अवॉर्डेड टू बी इन द नेक्स्ट स्टेज। आपको क्या कर दिया जाएगा, मेंस में एग्जाम देने को आपको अधिकृत कर दिया जाता है 55 क्वेश्चन से। अगर आप 17 क्वेश्चन अगर हम मिनिमम लगाते हैं मिनिमम 17, और अगर मैक्सिमम देखते हैं 32, तो और सब्जेक्ट से कितना हुआ आप सोच सकते हैं इसके लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बोथ दिस सब्जेक्ट, इन दोनों का क्या महत्व है, एनालाइज कीजिए। एनालिसिस आपके सामने है। दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड लुक द क्वेश्चंस। This is your cut-off marks for preliminary examination. Cut-off question, not marks. आप अगर इतना क्वेश्चन सही करते हैं 55 क्वेश्चन, if you are making correct after deducting the negative, यानी कि जो गलत क्वेश्चन किया है उसको डिडक्ट करने के बाद अगर आपके पूरे 55 क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कितना क्लोजेस्ट पहुंचते हैं, कितना क्लोज पहुंचते हैं, ये आपको इस एनालिसिस से पता चल गया होगा। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट? इट इज नॉट आई एम सेइंग द क्वेश्चंस द यूपीएससी हैज आस्क्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों को साथ साथ, चूंकि क्या है, वेरी मच रिलेटेड टू ज्योग्राफी, वेरी मच। फॉर एग्जाम्पल जस्ट रिसेंटली इन न्यूज 2-3 चीजें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तीन एग्जाम्पल, हाउ दिस ज्योग्राफी एंड दिस ecology is interrelated, means in the preparation point of view. First news is Sukhna Lake. चंडीगढ़ में है। इसके बारे में अभी न्यूज था कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा ने इसको लीगल एंटिटी घोषित किया है। अर्थात इस झील को, लेक को कानूनी अधिकार दिया गया है। जिस तरह हमें कानूनी अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह इस झील को भी क्या दिया हुआ है, कानूनी अधिकार दिया गया है। सुखना लेक को लिविंग एंटिटी घोषित किया गया है। लिविंग एंटिटी मतलब इसको जीवित एंटिटी, इसको जीवित इकाई माना गया है। जिस तरह मनुष्य है उसमें जीवन होता है, उसी तरह इसको हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इन दोनों हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने सुखना लेक को लीगल एंटिटी घोषित किया है। अर्थात कानूनी
इकाई माना है। अब कानूनी अर्थात इसको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। जिस तरह हमें कानून से संरक्षण मिला हुआ है, उसी तरह इसे भी क्या किया जाएगा? अर्थात इसमें अगर पॉल्यूशन होगा तो केस चलाया जाएगा। कुछ दिन पहले आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यमुना और गंगा रिवर को, यमुना एंड गंगा, इन दोनों नदियों को क्या किया गया था? जुडिशियल, लीगल एंड जुडिशियल, लीगल और जुडिशियल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, कानूनी अधिकार दिया गया था उत्तराखंड की न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, कि इनको क्या दिया जाए? जिस तरह मनुष्य को लीगल अधिकार दिया गया है, उसी तरह किसे दिया जाए? तो दिया गया हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति को अधिकार है, जीवित व्यक्ति है, उसको कानूनी और जुडिशियल राइट्स जो मिला हुआ है, न्यायिक जो अधिकार मिले हुए हैं, वही अधिकार किसको मिला? नदी को। कि अगर नदी में कोई गंदगी फैलाता है, पॉल्यूट करता है, या इसके सैंड का इलीगल माइनिंग करता है, तो सामाजिक समूह क्या करेगा? नदी की तरफ से, नदी तो की कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए क्या किया गया कि कोई सामाजिक समूह या समाज के लोग कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं कि न्याय दीजिए इस नदी को। जिस तरह चाइल्ड लेबर, अगर आप देखते हैं कहीं चाइल्ड लेबर हो रहा है, लोग बाल श्रम में लगे हुए हैं, लोग बच्चे, तो आप उन बच्चों के बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं? PIL डाल सकते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बच्चे लोग को तो मालूम नहीं है अपने अधिकार के बारे में, कि उनको क्या क्या लीगल राइट्स हैं, उनके क्या जुडिशियल राइट्स हैं, दे आर नॉट नोइंग अबाउट दैट। तो उनके बिहाफ में आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी तरह उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने यमुना और गंगा को क्या कर दिया? लीगल राइट्स दे दी, जिस तरह हमें मिला हुआ कानूनी अधिकार। और यानी कि गंगा और यमुना कहां जा सकती है? अपने लीगल अधिकार के लिए, अपने जुडिशियल अधिकार के लिए कहां जा सकती हैं? कोर्ट जा सकती है, क्योंकि नदी तो नहीं जा सकती। उसके बिहाफ में कौन जाएगा? जिसको घोषित किया जाएगा उसका संरक्षक, उसका गार्डियन। जैसे सुखना लेक, इसका गार्डियन किसको माना गया है? संपूर्ण चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, उस संपूर्ण चंडीगढ़ के लोगों को इस नदी का, इस झील का गार्डियन माना गया है। वो लोग जा सकते हैं किसके? इस लेक के अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जा सकते हैं? तो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए ये बात कहां से आई। तो एक रिवर थी न्यूजीलैंड की, ठीक है, वांगनुई, WHAN, वन गा GANUI, वांगनुई रिवर। ये न्यूजीलैंड का 3rd लार्जेस्ट रिवर है, और ये दुनिया की पहली रिवर है जिसको वहां की सरकार ने, वहां के कोर्ट ने लीगल राइट्स दिए। अर्थात इसमें कोई गंदगी फैलाया, कुछ भी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 140 साल तक केस चला, कहां? न्यूजीलैंड के न्यायालय में। और किसने केस किया? वांगनुई नदी के तट पर रहने वाले माओरी जनजाति ने, माओरी ट्राइब्स ने।
माओरी जो है न्यूजीलैंड की ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है। आप देख लीजिए, तो सबसे पहले इस नदी को मिला लीगल राइट्स, दुनिया की पहली रिवर है। फिर यमुना और गंगा को मिला, जिसका मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुखना लेक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बट ज्योग्राफी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बोथ इज गोइंग हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चल रहा है। अब देख लीजिए, सुखना लेक, वांगनो रिवर, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी हुआ, यहां भी पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है सफाई के लिए, ठीक है ना। उसके पहले बहुत सारे प्रोग्राम चले, वो सब हमें याद रखने हैं, ठीक है। गंगा सफाई के लिए, गंगा को जीवित रखने, गंगा को जो भी उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी के समय चला था। अभी नमामि गंगे चल रहा है। ये सब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। गंगा का उद्भव, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, सुखना लेक कहां स्थित है, वांगनो रिवर, माओरी जनजाति, दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। वाई वांगनो रिवर को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। Pollution is related to environment. It is the interference of human. यह क्या है? मनुष्य में, मनुष्य जब क्या कर देता है, पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है। तो आप सोच लीजिए, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बोथ क्या है? साथ साथ चल रहा है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ओनली दीज टू सब्जेक्ट? The question, number of question is clearly indicating. Okay. इन दोनों का क्या महत्व है, यह हमने क्वेश्चन से तो देख लिया। 17 और 34, 55 क्वेश्चन में पास करना है, 17 34 यहीं से आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायनेमिक होगा, डायनेमिक इन द सेंस करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत बेसिक रहेगा। और once your concept is clear in geography, definitely you are not going to miss. You are not going to miss any question. आप मिस नहीं करोगे। और करंट के लिए मैंने क्या बताया? फर्स्ट सिलेबस देख लिया आपने, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज आया, लिख लिया जैसे। दूसरा मैं प्रश्न डिस्कस करने, अभी आप समझे होंगे इसमें स्ट्रेटेजी कैसी अडॉप्ट करनी है, और दोनों साथ साथ चल रहा है। माओरी जनजाति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। माओरी ट्राइब्स, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में तो गोरे लोग रहते हैं, वो तो सब माइग्रेटेड है, वो तो सब कहां से हैं? ब्रिटेन और ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब के लोग हैं। ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप के लोग हैं। द ओरिजिनल ठीक है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट, ठीक है, कौन है? माओरी। जैसे जुलू, जुलू कौन है? जनजाति है। कहां की? ओरिजिनल जनजाति, साउथ अफ्रीका की। एब्रोजिन्स कहां की हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीजें याद रखनी है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। उसी तरह अभी रिसेंटली न्यूज है किसका, मैं आपको बता रहा हूं। एक न्यूज है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ का न्यूज है, और न्यूज किस लिए है? बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ कोरल ब्लीचिंग।
अभी आप, ठीक है, कुछ दिनों पहले का ही न्यूज है, अभी न्यूज़पेपर में आया है, मुश्किल से 2 महीना भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग, ओके, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। और किस लिए न्यूज में था? कोरल ब्लीचिंग। मतलब आपको कोरल्स होते हैं, मूंगा, प्रवाल, जो द्वीप होते हैं, ठीक है, उनका क्या हो रहा है? ब्लीचिंग हो रहा है। अब वो अपना रंग क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। अब क्यों छोड़ रहे हैं रंग? Why the rate of bleaching has increased? अब ये क्यों बढ़ रहा है? न्यूज इसलिए है कि why the rate of coral bleaching has increased tremendously. This has increased tremendously. तो रीजन क्या देखा गया? ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ताप वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। पॉल्यूशन ऑफ रिवर, पॉल्यूशन अगर इंक्रीज करता है तो भी होता है, ओशनिक पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑयल स्पिल्स होते हैं, जब जहाज से क्या होता है, तेल रिसता है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? कोरल ब्लीच होता है। प्रवाल विरंजन कहते हैं इसको हिंदी में, प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन। अब देखिए यहां क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण कारण है कोरल ब्लीचिंग के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, लेकिन यहां क्या है? ये बैरियर रीफ क्या है भाई? वो भी ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है? क्या होता है ये? क्यों होता है? तो मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है उसके कारण। अब प्रश्न उठता है कि क्या रीजन है, क्या होता है कोरल ब्लीचिंग? ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो अब आपको यहां ज्योग्राफी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है? आपको कोरल सी है, ठीक है, कोरल सी। अब इसी कोरल सी में ये ऑस्ट्रेलिया कौन सा भाग है? क्वींसलैंड का पार्ट है, ठीक है ना। क्वींसलैंड स्टेट है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का। उसी की पूर्वी तट पर आपको क्या देखेंगे? ये रीफ है, कोरल रीफ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोरल रीफ होता क्या है। व्हाट इज कोरल रीफ? ये आपको जानना जरूरी है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो कोरल क्या होते हैं? ओशनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सर्वाइव ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने पर सर्वाइव करते हैं और अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं। एक साथ असंख्य में समूह में रहते हैं,
कॉलोनी बना के रहते हैं। और जब एक मूंगा मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपना क्या कर लेते हैं, घरौंदा बना देते हैं, और कालांतर में मींस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, कठोर हो जाता है और एक बड़ी संरचना का निर्माण करता है। तो मूंगा एक क्या है, समुद्री जीव है जो सिर्फ गर्म सागरों में ही पाया जाता है और ट्रॉपिकल ओशन में ही पाया जाता है, कर्क और मकर रेखा के बीच। और कॉलोनी में रहता है और अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनाता है, खोल बनाता है। जब एक मूंगा मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा मूंगा क्या कर लेता है, अपना घर बनाता है। एंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर में क्या हो जाता है, एक संरचना बन जाती है जिसे हम क्या, ये समुद्र सतह है, ठीक है, जल का सतह है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरल द्वीप कहते हैं। Okay, so coral islands are formed from the accumulation and compaction of a skeleton of marine organism, coral polyps। ठीक है, जैसे हमारा पूरा क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, वो इसी प्रकार कोरल से बना है, कोरल द्वीप है वो। अब क्या है, ब्लीच कर रहा है, रंग छोड़ रहा है, विरंजन हो रहा है। ये किसका संबंध हो गया इससे, इसका संबंध हो गया आपको क्लाइमेटोलॉजी इन्वायरमेंट से। देखिए ये जो कोरल रीफ्स है इनको क्या कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। इन्हें ओशन का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। द कोरल रीफ्स आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। रेन फॉरेस्ट कहां है, कहां होता है, तो इक्वेटोरियल रीजन में होता है, बहुत अधिक बारिश होती है, तो दैट्स व्हाई डेंस फॉरेस्ट इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। विषुवतरेखीय प्रदेश में चूंकि बहुत अधिक वर्षा होती है और यहाँ क्या होता है, वर्षा होती है, उमस ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो यहाँ बहुत अधिक घने वन पाए जाते हैं। और इस घने जंगलों में क्या है, जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। सो दिस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बहुत अधिक रिच किसमें होता है, बहुत अधिक संपन्न होते हैं जैव विविधता में, फ्लोरा एंड फौना में। और ये जो कोरल रीफ्स हैं, दीज रीफ्स आर ऑल्सो, कोरल रीफ्स आर ऑल्सो वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और यह ऐसा माना जाता है कि कोरल रीफ के जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यहां जो बायोडाइवर्सिटी अभी तक माना जाता था कि इक्वेटोरियल रीजन में ही सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है, लेकिन नया रिसर्च ये कहता है कि जो भी कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल द्वीप जो हैं, प्रवाल द्वीप, इन प्रवाल द्वीपों में जो बायोडायवर्सिटी पाया जाता है वह किससे ज्यादा है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। तो क्या है, यह पर्यावरण के लिए बहुत समृद्ध क्षेत्र है पर्यावरण की दृष्टि से। और यहां का अगर कुछ नाश विनाश होता है तो एक तो प्रकृति कारण से हो सकता है, तो लेकिन जो प्राकृतिक कारणों से होता है, प्रकृति उसको क्या कर लेती है, प्रकृति उसको बैलेंस कर लेती है।
ऑलवेज। प्रकृति क्या कर देती है, नेचर ऑलवेज बैलेंस। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस, जब मानव का इंटरफेरेंस होता है, तब उसकी जो क्षति होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब ये कोरल ब्लीचिंग हो रहा है कहां, बैरियर रीफ में। अब देखिए, बैरियर रीफ ज्योग्राफी का पार्ट है। कोरल ब्लीचिंग ये ब्लीच कर रहा है, अपना रंग छोड़ रहा है, ये पर्यावरण का हिस्सा हो गया। अब इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक कोरल जो है हमेशा साथ रहता है किसके, एक एल्गी होता है ज़ुक्सानथैली, ज़ुक्सानथैली, ओके, ZOOXANTHE, ज़ुक्सान, THELLAA, ज़ुक्सानथैली, ओके। अब देखिए, ये दोनों क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहसंबंध होते हैं, सहसंबद्ध होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। अब कैसे, कोरल क्या करता है, कोरल ज़ुक्साथैली को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, तथा फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक सामग्री प्रोवाइड कराता है। कोरल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड द कंपाउंड्स which are helpful in photosynthesis for ज़ुक्साथैली। ये दो काम करता है, ठीक है। ज़ुक्सानथैली जो क्या है, एक शैवाल है, एल्गी है, ठीक है, एल्गी है, शैवाल है, जो किसके साथ रहता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहसंबंध होता है, किसमें, कोरल में और इस शैवाल में, दोनों साथ साथ रहते हैं। कोरल इसको क्या देता है, सुरक्षा देता है और आवश्यक सामग्री जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, ठीक है। बदले में ज़ुक्साथैली क्या देता है, एल्गी इसको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और कोरल को अपना वेस्ट रिमूव करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। कोरल के शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए रास्ता कौन प्रोवाइड कराता है, यही आपको ज़ुक्साथैली। इसके अलावा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इन तीनों चीजों को कौन प्रोवाइड कराता है, ज़ुक्साथैली प्रोवाइड कराता है, किसको, कोरल्स को, प्रवाल, और स्पेशल रंग, ठीक है, और रंग भी प्रोवाइड कराता है ज़ुक्साथैली, किसको, कोरल को। सिम्बायोटिक रिलेशन। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या कर देता है, कोरल जो है इसको बाहर फेंक देता है, हटा देता है, अपने शरीर से निकाल देता है, ज़ुक्साथैली को बाहर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कोरल अपना रंग छोड़ना शुरू कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर।
समुद्र के सतह का तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो दोनों चीजें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं दोनों मिलाकर के। अभी ये वर्तमान में न्यूज है, इन्वायरमेंट का न्यूज है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लेकिन कहां है? क्वींसलैंड के पास। किस सागर में है? कोरल सी में है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कहां है, कब हुआ है? ये रिसेंट का न्यूज है। ये आपको जानना जरूरी है। कहां से मिलेगा? पेपर से मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा देखिए दूसरी चीजें बता रहा हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसेंटली न्यूज है, रेड स्नो इन अंटार्कटिका। एनवायरमेंट, अंटार्कटिका क्या है? द्वीप है, महाद्वीप है, सॉरी महाद्वीप है। और एक ऐसा द्वीप है, महाद्वीप है जिसका आकार हमेशा परिवर्तित होते रहता है। सबसे ऊंचा महाद्वीप है, ठीक है, लेकिन नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमंस, नॉट फेवरेबल फॉर द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस। लेकिन वह मानव के आवास के लिए क्या है? अनुकूल नहीं है। अब देखिए ये किसका पार्ट हो गया? ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अंटार्कटिका, वहां से पूछ लेगा क्वीन मॉड पर्वत, क्वीन मॉड माउंटेन, माउंट एरबस पूछ लेगा। माउंट एरबस इज द, जो मेरे ज्योग्राफी क्लास पढ़े होंगे उनको ने बताया माउंट एरबस क्या है? ज्वालामुखी है। कहां का? अंटार्कटिका। क्वीन मॉड पर्वत है जो बीचों बीच है, अंटार्कटिका। तो ये सब किसके पार्ट हो गए? ज्योग्राफी के। लेकिन वहां क्या है? रिसेंटली देखा गया है रेड स्नो। ओके, अब रेड स्नो क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। अब ये रेड स्नो कहीं भी किताब में नहीं मिलेगी। न्यू फेनोमेना नहीं, न्यू फेनोमेना नहीं है, बट इसका क्या है? ज्यादा बढ़ गया है, बट बुक्स में भी जल्दी नहीं मिलता है। इट इज, यू विल गेट इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन न्यूज़पेपर। और आप जब पेपर दोगे तो पता चलेगा रे ये तो क्वेश्चन कहां से है? बुक से तो था ही नहीं, ये तो हमारा न्यूज़पेपर से था। ठीक है, तो अब ये स्नो, रेड स्नो इन अंटार्कटिका, यानी कि लाल बर्फ, ठीक है, इन अंटार्कटिका। इसके बारे में जानना हमें पड़ेगा, आखिर है क्या ये। तो यहां भी हम देखते हैं एक एल्गी होता है, ठीक है, क्लेमेडोमोनस निवालिस, CHLAMYDOMONAS, क्लेमेडोमोनस निवालिस, NIVALIS। ये बर्फ में रहता है वहां, ये एल्गी है। ये भी एक सवाल है जो अंटार्कटिका में रहता है। ओके, पोलर रीजन में भी रहता है, ठीक है, ग्लेशियर रीजन में, पोलर रीजन, दोनों जगह। और यह, इस पर लाल रंग का क्या होता है? कवर होता है इस पे। और लाल रंग क्यों होता है? अपने आप को वार्म रखने के लिए ये इस तरह का कलर रखता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इसके पास, इस एल्गी के पास, इस शैवाल के पास, क्लेमेडोमोनस निवालिस जो एक शैवाल है, ये अपने आप को एक लाल रंग के पिगमेंट से ढका रखता है।
क्यों रखता है? गर्म रहने के लिए। और यही लाल रंग किसको देता है? स्नो को लाल रंग भी देता है। लेकिन अभी क्या है, द नंबर ऑफ दीज एल्गी इंक्रीज्ड, तो अधिक क्षेत्र में लाल हो गया, गहरा लाल हो गया। अब चूंकि वार्म रखने के लिए रखता है तो क्या होगा, ये पिघलाना शुरू कर देता है किसको? बर्फ को। ठीक है, तो जितना इसकी संख्या बढ़ती है, जितना इसकी थिकनेस बढ़ेगी, जितनी मोटाई बढ़ेगी इस शैवाल का, उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर लेवल ऑफ ओशन विल इंक्रीज। और इंडिकेट किसको कर रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस जब इंक्रीज करेगा तो एल्बिडो की जो घटना होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एल्बिडो जो हमारे ज्योग्राफी क्लास किए होंगे उनको मैंने बताया है कि व्हाट इज एल्बिडो। एल्बिडो इज व्हाट? रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ सोलर रेडिएशन फ्रॉम आइस कवर एरिया। ठीक है, सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य का जो रेडिएशन आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। हीट बल्ब मैंने पढ़ाया होगा, पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण, ठीक है, क्या? सौर विकिरण जब बर्फीले क्षेत्र पर पड़ती है तो बर्फीला क्षेत्र क्या कर देता है? उसको रोकता नहीं है बल्कि उसको वापस भेज देता है। The bouncing back of solar radiation from the ice covered area is called albedo. अब देखिए, क्लोमोनस बैक्टीरिया के कारण क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ गया। जब मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ गया तो एल्बिडो क्या हो जाएगा? एल्बिडो का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि उस आइस एरिया में सोलर रेडिएशन ट्रैप हो जाएगा, यानी कि सोखना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे एल्बिडो कम हो गया, यानी कि सूर्य की किरणें जो यहां आएगा ये वापस नहीं जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जब रुकेगा तो क्या करेगा? इट विल फर्दर इंक्रीज द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ये क्या कर देगा? मेल्टिंग ऑफ आइस को और तेज कर देगा, और उससे क्या होगा? धीरे धीरे सब पिघल जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ environment. Why this is happening? Because of global warming. This is the question. यहां से पूछ सकते हैं वो। तो खास बात यही है, आपको सबको मालूम है कि अंटार्कटिका है, आपको सबको मालूम था कि वहां क्या है? बैरियर रीफ है। लेकिन क्या बैरियर रीफ में जो ब्लीचिंग हो रहा है उसके क्या कारण? So these things are very much important. You will not get these things in books. आप किसी किताब में ऐसा नहीं, आपको नहीं। पेपर में जब हम पेपर पढ़ते हैं तो वहां इन सबों के बारे में आपको न्यूज मिलेगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये सब न्यूज आपको आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा क्या करेगा? हेल्प करेगा। एंड दिस इज द रीजन I am I'm giving emphasis more on newspaper. And न्यूज़पेपर के साथ किस पर emphasis किया मैंने? सिलेबस को याद करने। मीन्स याद मतलब कीप इन माइंड,
और तीसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट विल शो योर पाथ। वो आपको एक रास्ता दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना चांसेस है आने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना है इसके क्वेश्चंस आने की। किस साल जो क्वेश्चन पूछा है उस पर आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि क्या है, अधिकतर क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से ही है। और इन्वायरमेंट के 100% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन जो है उस साल किसी न किसी कारण में न्यूज में रहा है तभी पूछा गया है। ये नहीं कि ओजोन लेयर की ऊंचाई कितनी है और वो क्या है ये क्या है, नहीं। ऑल द क्वेश्चंस आर करंट रिलेटेड। सभी प्रश्न जो है आपको समसामयिकी से संबंधित है, करंट से रिलेटेड। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। These things are very much important, क्योंकि बाकी सब में तो जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए तो बुक्स है, बट यहां स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन, हाँ स्टैटिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। स्टैटिक पार्ट हमें जानना जरूरी है क्योंकि यहां आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता है। बाकी आपको करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कितने कितने क्वेश्चन है, 7 से लेकर के जो भी था मैक्सिमम, जो भी क्वेश्चंस है 14, 15, 18 जो भी थे मैंने अभी बताया आपको। सो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन एक ये करता हूं, ठीक है। जैसे देखिए अभी न्यूज है सह्याद्री मेघा, सह्याद्री मेघा very important news and related to both geography as well as environment. सह्याद्री मेघा, why it is in news? Okay, why it is in news? अब देखिए सह्याद्री मेघा क्या है, अ वैरायटी ऑफ राइस, एक चावल का एक प्रकार है, पैडी है, आप इसको पैडी लिखिए क्योंकि जब पैडी से हम हस्क निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो राइस बन जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ पैडी, ठीक है ना। रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन, जो राइस इससे बनाते हैं, वो जो राइस बनता है, निकलता है राइस, उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्यों डेवलप किया गया, तो पैडी का एक डिजीज होता है ब्लास्ट, जो पैडी को क्या कर देता है, ये फंगल डिजीज है, ठीक है। ये फंगल डिजीज है जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लास्ट डिजीज, इसको हम रॉटन नेक और राइस फीवर कहते हैं। रॉटन नेक और राइस फीवर कहते हैं, यानी कि ज्वर जो होता है, बीमार होता है, बुखार, उसी को कहा जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जो तैयार किया गया है सह्याद्री, वो क्या होगा, वो राइस को किससे बचाएगी, इस ब्लास्ट से, इस बीमारी से। तो पैडी को कौन सा रोग होता है, ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग में क्या होता है, ब्लास्ट रोग को एक और नाम देते हैं रॉटन नेक और राइस फीवर। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा राइस बनाया है
जो जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ब्लास्ट का, रॉटन, और उस पर बीमारी नहीं होगी, उस राइस का नाम क्या दिया गया? सह्याद्री मेघा, उस वैरायटी का। ठीक है, और ये जो वैरायटी है जोथिया, जोथी और अकालू, ठीक है, जोथी प्लस अकालू, ठीक है, ये दो वैरायटी ऑफ राइस को क्रॉस ब्रीड करके क्या किया गया है? इसे बनाया गया है। अब ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो गया और दूसरा किससे रिलेटेड हो गया? ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो गया। तो इन तरीकों के क्वेश्चंस तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करने पड़ेंगे, और ये कहां से आएगा? जैसे अभी आप ताज ट्रेपिज्म न्यूज में है अभी, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखिए, ताज ट्रेपिज्म, देखिए ताज ट्रेपिज्म, अभी ये न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर एक अपना एक वर्डिक्ट दिया है। देखिए ताज ट्रेपिज्म क्या है? तो 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था? सॉरी 1998 में 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताजमहल का पूरा एरिया, इसके साथ इसके अलावा आगरा फोर्ट का एरिया, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी और भरतपुर का एरिया, राजस्थान का भरतपुर, इन सबों को मिला करके ओके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है ना? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1998 में ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और भरतनगर जो राजस्थान का पार्ट है उसको मिला करके एक ताज ट्रेपिजियम बनाया, ठीक है, कि यहां कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, ठीक है। अब देखिए अब सरकार वहां रेलवे लाइन बिछाना चाह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? डिसीजन दिया है कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एरिया से 400 वृक्षों को काट सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट was allowed to cut 400 trees from this area, but the government has to do lot of things. लेकिन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज करना होगा। तो इस कारण क्या है ये न्यूज में, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ताज ट्रेपिजियम, क्या है ये, विच एरिया इज इंक्लूडेड, व्हाई इट इज रिसेंटली इन न्यूज।
क्यों न्यूज में रहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, परमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ठीक है आप यहां से 400 वृक्षों को काट सकते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां क्या बना रही है, एक रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और ये जो ताज ट्रेपेजियम बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1998 में। वाई? अंडर विच एक्ट? अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। वाई? टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट ऑफ दिस एरिया, बिकॉज यहां ये जितने भी एरियाज हैं, यहां आपको ये यूनेस्को के लिस्ट में है, और यहां भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क है। So there is a need to protect this area because human interference has increased. मानव का क्या है प्रभाव, मानव का इंटरफेरेंस इस क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए ये एक्ट लाया था, हरियाली पेड़ लगाए थे। तो यहां आपको जानना जरूरी है। उसी तरह एक नया कंसेप्ट आ रहा है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर मफलर मैन आपको मालूम होगा किसको कहा जाता है भारत में, एक ही आदमी है। ग्रीन मफलर अब ये है क्या? दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। लेकिन एक और चीज दे देता है, ग्रीन कॉरिडोर। है तो ग्रीन, तो लोग सोचते हैं एनवायरमेंट का है, लेकिन उसका संबंध ग्रीन एनवायरमेंट से नहीं है। ग्रीन मफलर इज अ न्यू कंसेप्ट एंड रिलेटेड टू एनवायरमेंट। कैसे है, क्या है? तो देखिए, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहां साउंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन, टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन क्या किया गया है? पेड़ लगाने का, जो खाली जगह है वहां ग्रीन पेड़ लगाने का प्लान किया गया। सो ग्रीन मफलर इज बेसिकली प्लांटिंग ऑफ ट्री टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, साउंड ग्रीन मफलर। अब पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। द पर्पस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाएंगे तो सिर्फ साउंड पॉल्यूशन ही कम होगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन reduction of carbon dioxide, but at the same time and apart from that it also increase the amount of oxygen, but the purpose is green muffler is, और ये कहां लगाएंगे? सड़कों के आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। तो जो भी एरियाज हैं ऐसा किया जाए कि उनके किनारे पर, सड़क पर पेड़ लगाया जाए। जो भी खाली एरियाज हैं वहां क्या किया, प्लांटिंग किया जाए, एफोरेस्टेशन किया, नंबर ऑफ ट्रीज की संख्या बढ़ा दिया जाए। द पर्पस इज टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और लाइक दैट बोथ। तो पर्पस ऑफ दिस ग्रीन मफलर इज साउंड पॉल्यूशन, टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन। अब ये कहां मिलेगा? किसी बुक में नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको। ग्रीन वॉल, ग्रीन वॉल कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट। व्हाट इज ग्रीन वॉल? अभी अफ्रीका में चल रहा है, सेनेगल से लेकर के, सेनेगल जो एकदम किनारे पर बसा हुआ है, वहां से लेकर के आपको ईस्टर्न पार्ट तक क्या करना है, रो ऑफ प्लांट ट्रीज। उसी तरह भारत में भी इसकी बात
की शुरुआत हुई है, ग्रीन वॉल की। ठीक है, कहां से कहां तक? तो ये जो गुजरात का जो एरिया है, यहां जहां से अरावली हिल से लेकर के और दिल्ली रीजन तक क्या करना? वृक्ष लगाना। Why? What is the reason why we are planning for this? To control desertification. आप देखते होंगे कि धूल से भर जाता है दिल्ली का एरिया गर्मियों के समय। ये कहां से आता है? तो इस एरिया से, राजस्थान के एरिया से, जो पूरा रेगिस्तान है, वेस्टर्न राजस्थान, मारवाड़ और ये सब का रीजन, बाड़मेर ये सब का, वहां से डस्ट पार्टिकल उड़ के आता है और दिल्ली एरिया सबको क्या कर देता है? ढक लेता है। नाउ हाउ टू रिड्यूस दिस? नाउ द एनवायरमेंटलिस्ट, the geographers, the scientists, and the concerned department of central government is planning to develop a green wall. Green wall is not a wall of cement, it is a wall of trees. जैसे ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका बनाया जा रहा है, फ्रॉम सेनेगल टू इंटीरियर पार्ट, आप टाइप करके पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, गूगल में आपको न्यूज मिल जाएगा। बट दिस थिंग्स यू विल नॉट गेट इन पेपर बुक्स, यू विल गेट इन न्यूज़पेपर। ठीक है? सो ग्रीन वॉल, वी आर ऑल्सो स्टार्टेड डिस्कशन ऑन दिस मैटर, और सरकार के प्लान माना जा रहा है कि हो सकता है कि हम अरावली रीजन से लेकर के दिल्ली तक क्या करें? एक ग्रीन वॉल बनाएं। ग्रीन वॉल मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्री इन अ रो। व्हाई? टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म which takes place every year during the month of अप्रैल, मई, जून। और दूसरा कारण क्या है? डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थल के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रहा है उसको भी क्या करना? कंट्रोल करना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यू विल नॉट गेट दिस थिंग्स इन न्यूज़पेपर, बुक्स, ऑल दिस थिंग्स आर इन न्यूज़पेपर। अब एक और मैं ग्रीन कॉरिडोर बताया था, इसमें क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, लिविंग ऑर्गन। सपोज कीजिए एक गुड़गांव में कोई हॉस्पिटल है, यहां एम्स और यहां एम्स है। नाउ लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस इन एम्स, और लीवर को कहां से लाना है? तो इस हॉस्पिटल से लाना है, या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस। नाउ व्हाट विल हैपन? द एम्बुलेंस विच कैरी द हार्ट और लंग्स और वटेवर जो भी चीजें हैं, यहां से लेकर उसको यहां पहुंचना है। ठीक है? एंड वी ऑल नो देयर इज अ ट्रैफिक, dense traffic is found in Delhi or metropolitan cities. अब क्या किया जाएगा? So during that period when transportation of human organ is taking place, the administration of that area clear the traffic for ambulance, and within some minutes, within 10 or 5 or जो भी whatever minute, अब a hassle free transportation is available to the
ambulance which is carrying the body or organ. So to provide traffic free movement for ambulance that carrying the human living organ from one hospital to another is termed as green corridor. अर्थात मानव के जीवित अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए जो ट्रैफिक फ्री आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है, उसी को ही हम ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर हो गया तो क्या समझेंगे? जरूर कुछ प्लांटिंग ऑफ ट्री से होगा, या ग्रीन मफलर हो गया, पेड़ लगाएंगे तो पेड़ तो साउंड भी बचाएगा, ये भी करेगा। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक पर्पस क्या है? ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल इज व्हाट? मैंने बताया आप। अब ये चीजें यू विल नॉट गेट इन बुक्स, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ओके तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। कंसेप्ट फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके the rules, regulations, law passed by concerned authorities regarding environment, very important. Okay, then meetings which held for the conservation of environment, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन फॉर environment protection, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऑल द न्यूज विच आर flooded in newspaper, which are in newspaper, you all have to focus on that. But for conceptual clarity, you have to go through a particular, कोई भी बुक से आप क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। We will provide, इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है, नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। और जब क्लासेस शुरू होती हैं तो फर्स्ट हम किस पर फोकस करते हैं? कंसेप्चुअल, कंसेप्ट बेसिस जो भी पार्ट है उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, ओके, आप देख ही रहे हो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम पेपर, न्यूज पेपर। तो उन सब चीजों पर क्या करना है, आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, thank you, and I hope this session will provide you some help in the preparation of your this subject. Okay, thank you and take care.